हेलो दोस्तों, परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर विषय के ये लास्ट और फाइनल लेक्चर है अपना। इससे पहले परमाणु संरचना पर या एटॉमिक स्ट्रक्चर पर मैं आपके लिए 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उनमें एटॉमिक मॉडल्स के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर आप नहीं देख पाए तो उनको ज़रूर देखें और पूरी तरह से गेट इनटू अप्रोच के लिए आप किसी भी वीडियो को देखें तो उसको पूरा देखें प्लीज। परमाणु संरचना में हम अभी तक परमाणु के जो अलग अलग मॉडल्स हैं, बोर का, रदरफोर्ड का, आपके समरफील्ड का, अलग अलग जो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और अब हमें जो हमारे टॉपिक बचे हैं वो एक अबोव प्रिंसिपल है, कक्षकों की संरचना है और एक क्वांटम संख्याएं हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं क्वांटम संख्याओं की, क्वांटम नंबर्स। देखिए जी, क्वांटम संख्याएं जो होती है ना वो 4 होती हैं। सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो आपका लास्ट एंड फाइनल है वो कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो आपकी 4 क्वांटम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि इन क्वांटम संख्याओं का उपयोग क्या है, ये क्वांटम संख्याएं क्या जानकारी देती हैं, इनसे हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, उनके बारे में बात करें। तो क्वांटम संख्याएं जो होती है ना, उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और आपके इलेक्ट्रॉन के कोश, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, वेग क्या होगा, इस तरह की जो सारी सूचनाएं हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, उनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किससे? क्वांटम संख्याओं से। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की जानकारी हमें क्वांटम संख्याओं से होती है। अगर हमें 4 क्वांटम संख्याएं पता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम बड़ी सरलता से बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस स्थान पर उपस्थित है। मैं एक क्वांटम संख्या की यहां पर बात करूंगा और इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य हमारा क्या है? हमारा उद्देश्य है यह समझना कि हमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन बताया गया है, किसी परमाणु में लोकेट करके बताया गया है कि उस कोश का, उस उपकोश का, उस कक्षक का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसके लिए 4 क्वांटम संख्याएं बताइए। या फिर इसको पलट दें क्वेश्चन को, 4 क्वांटम संख्याएं हमें दे रखी हों और उन 4 क्वांटम संख्याओं का उपयोग करके यदि हमें उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी हो कि वो किस कोश, किस उपकोश, किस कक्षक से संबंधित है, तो उस स्थिति को भी अपन क्वांटम संख्याओं से ज्ञात कर सके। यानी क्वांटम संख्याओं से स्थिति ज्ञात करना और स्थिति बता रखी है तो उसकी क्वांटम संख्याएं पता करना, ये दोनों चीजें हमें समझनी है। तो इस क्वांटम संख्या वाले टॉपिक में सबसे पहली अपनी आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, मुख्य क्वांटम संख्या, उसको n से प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी को L से, चुंबकीय को M से और जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो S से प्रदर्शित की जाती है। तो इन क्वांटम संख्याओं में ये प्रदर्शित करने के लिए N, L, M और S। मैं पहली की बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। उदाहरण के लिए, आप जिस किसी स्थान पर रहते हैं उस स्थान का एक पोस्टल कोड होता है, जिप कोड कहते हैं जिसको। तो वो पोस्टल कोड है, वो पोस्टल कोड आपकी स्थिति के बारे में जानकारी देता है। जैसे जहां हम रहते हैं उस जगह का पोस्टल कोड 321001 है, आपका और मेरा। तो 321001 जो ये पिन कोड है, इसमें जरूर इन डिजिट्स में ये सूचना छिपी हुई होगी कि आगे वाला डिजिट ये बताएगा कि किस स्टेट में ये व्यक्ति निवास करता है।
और उससे अगले वाले कोई डिजिट है वो ये बताएंगे कि उस स्टेट के किस रीजन का है। उसके बाद अगले डिजिट है वो ये बताएंगे कि उस रीजन में से किस डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट में से किस सिटी का है या किस आपके टाउन का है, कौन सा विलेज है, कौन सी, इस तक की सूचना जो है वो उस पोस्टल कोड के अंदर छिपी रहती है। तो जैसे वो 6 डिजिट का आपका पोस्टल कोड होता है वो आपके स्थिति की जानकारी देता है, इसी प्रकार से जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं वो यही जानकारी इलेक्ट्रॉन की देती है कि वो किस कोश का है, कोश पता चल जाए तो किस उपकोश का है, उपकोश पता चल जाए तो उसके बाद तीसरी चीज कि उपकोशों में जो कक्षक होते हैं तो उनमें से किस कक्षक से संबंधित है। और हम जानते हैं एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण भी विपरीत होता है। तो उन 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों में से हम किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी हमें क्वांटम संख्या के माध्यम से हो सकती है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको दोस्तों n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। और ये मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोश या ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का है। बोर ने बताए थे कि भाई वो वृत्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो आपके कोश या कक्षा, जिसको अपन ऊर्जा स्तर या ऑर्बिट कहते हैं, वो कहलाता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन किस कोश से संबंधित है इसकी जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या देती है। तो इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? इसकी खोज करने वाला व्यक्ति हो गया नील्स बोर। देखिए n जो है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं अपन। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक रहती है। 1 से लेकर अनंत तक मान हो सकते हैं इसके मुख्य क्वांटम संख्या के। और इसका जो प्रत्येक मान है वो प्रत्येक मान एक कोश को प्रदर्शित कर रहा है। मैं परमाणु की संरचना यहां पर बनाऊं, ये कोश पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस तरह से। तो पहला कोश जो है उसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा L, M, N, O, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। तो प्रत्येक कोश के लिए n का एक मान होता है। पहले कोश के लिए n की वैल्यू 1 है, दूसरे के लिए 2 है, तीसरे के लिए 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो मुख्य क्वांटम संख्या ये n से प्रदर्शित की जाती है। ये इलेक्ट्रॉन के कोश या ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोश या किस ऊर्जा स्तर से संबंधित है। इसके मान 1 से अनंत तक हो सकते हैं और प्रत्येक मान जो है वो एक कोश को प्रदर्शित करता है। तो K कोश के लिए 1 है, L के लिए 2 है, M के लिए 3 है, N के लिए 4 है। इसके बाद इस चीज को अपन बात के लिए प्रिजर्व करके रख लें कि न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी लेवल जो होते हैं उनमें से प्रत्येक एनर्जी लेवल के लिए, ये K, L, M, N में 4 बनाकर रख रहा हूं, प्रत्येक एनर्जी लेवल के लिए N का एक मान होता है जो 1 से लेकर के कहां तक, अनंत तक स्थिति रहती है। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया कि N का मान 2 है तो वो इलेक्ट्रॉन इस पहले कोश से संबंधित नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से, दूसरे कोश का है। हमें दे रखा है n का मान 5 है, तो n की वैल्यू 5 होने का मतलब है कि वो कौन से कोश का है, 1 2 3 4 5 K, L, M, N, O कोश से वो इलेक्ट्रॉन संबंधित है। कोई इलेक्ट्रॉन किस कोश का है, किस सेल का है, किस एनर्जी लेवल का है, उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाता है मुख्य क्वांटम संख्या। जो n है उस n की वैल्यू ये बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोश का है। अब कोश में उपकोश होते हैं, कक्षक होते हैं, उनके लिए और क्वांटम संख्याएं हैं, लेकिन कोश कौन सा है इसकी जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या आपको दे देगी। किसी कोश में कक्षक कितने हैं उसके लिए सूत्र होता है n²। और किसी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लिए सूत्र होता है 2n²। तो कुछ कैलकुलेशंस करके देखें इसके लिए। जैसे हमारा पहला कोश है जिसको हम बोलते हैं K कोश, उसके लिए n का मान 1 है
के कोश जो है उसके लिए n का मान कितना है 1, और मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, तो आपको दो चीजें बतानी है कि उसमें कक्षक या ऑर्बिटल कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 तो कक्षक होगा और 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी कि 2 कितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से L शेल है, उसके लिए n का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 कक्षक होंगे और 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी कि 8 उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। M तीसरा कोश, इसके लिए n का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 कक्षक और 2 गुणा 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथा कोश n कोश, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 होता है, और मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें कक्षकों की संख्या क्या होगी, 4 का स्क्वायर 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 गुणा 4 का स्क्वायर यानी कि 32। n अगर हमें पता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कुल कक्षक कितने होंगे और कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे आप अपने सामने टेबल में देख पा रहे हैं कि L, M, N, इन 4 आपके ऊर्जा स्तरों के लिए मैंने 2 चीजें बताई आपको कि इनमें कक्षक कितने हैं, उसका मान मैंने निकाला n स्क्वायर करके, और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमने ज्ञात किया किससे, 2n स्क्वायर से। ये सूत्र महत्वपूर्ण है। अब बात यह आती है कि मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। सबसे पहली चीज, n का मान 0 नहीं हो सकता, 1 से अनंत तक रहेगा। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, हमेशा पूर्णांक में रहेगा, होल नंबर रहेंगे, नेचुरल नंबर सॉरी। ये जो पहली क्वांटम संख्या है इसकी खोज नील्स बोर ने की थी। यह कोश या ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देती है जिससे इलेक्ट्रॉन संबंधित है। किसी कोश में कक्षक कितने हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किसी में भी, तो उसके लिए n का स्क्वायर कर दो। उसके लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान है उसका स्क्वायर कर दो, वो उसमें कक्षकों की संख्या को बताएगी। और 2 गुणा n स्क्वायर ये आपके उस कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगी। मैंने जो 4 कोश होते हैं प्रारंभ के K, L, M, N, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन और कक्षक दोनों की संख्या आपके सामने प्रदर्शित कर दी। इसके बाद देख लें, हम दूसरी क्वांटम संख्या पर चलेंगे जिसका नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या। पहली क्वांटम संख्या खत्म होती है, जानकारी आपके पास एकत्रित हो गई, बोर ने खोजी थी, इसका मान 0 नहीं होगा, हमेशा आपका पूर्णांक में रहेगा, फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, और जो वैल्यूज हैं इसकी वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती हैं। ये इलेक्ट्रॉन के शेल को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से संबंधित है। ये सूचना देती है इस बारे में कि किसी भी शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा। इसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या पे n हो चुकी अपनी, अब L पर चलते हैं। दूसरी है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। देखो दोस्तों, ये आपके उपकोश को प्रदर्शित करती है। दिगंशी क्वांटम संख्या जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, उपकोश को प्रदर्शित करती है। कि हमें यह पता चल गया L की वैल्यू तब ही मायने रखती है जब हमें n की वैल्यू पता हो। L की वैल्यू तब मायने रखती है जब हमें n की वैल्यू पता हो। क्यों? सबसे बड़ी जो इकाई है जहां इलेक्ट्रॉन रहता है वो एनर्जी लेवल है। तो सबसे पहले हमारे पास यह सूचना होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल का है। जब हमें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर पता होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के पता होने के बाद फिर हम ये जानकारी जुटा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर के किस उपकोश से संबंधित है।
तो यह उपकोष को प्रदर्शित करती है। उपकोषों की खोज किसने की थी भैया? सोमरफील्ड ने। ज्यादा छोटा हो गया। उपकोषों की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उपकोषों की खोज की थी सोमरफील्ड ने। तो इस क्वांटम संख्या से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड कौन हो गया? सोमरफील्ड। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। डिगंसी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एजीमुथल को स्मॉल एल से। इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2 और L इक्वल्स टू 3। ये 4 वैल्यूज है L की जो हमारे काम आती है। और इस L की जो प्रत्येक वैल्यू है वो एक उपकोष को प्रदर्शित करती है। L का मान 0 है यानी कि S उपकोष है। L का मान 1 है यानी कि P उपकोष है। L का मान 2 है, इसका मतलब D उपकोष है। और L का मान 3, इसका मतलब F उपकोष है। आगे भी वैल्यूज हो सकती हैं। G आता है L बराबर 4, लेकिन G कक्षक में अभी इलेक्ट्रॉन भरने की आवश्यकता नहीं हुई है। तो जो L की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो L की पॉसिबल वैल्यूज 0 से n-1 तक होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज सुना, मैंने क्या बताया आपको? जो L की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होती हैं 0 to n-1। ये L 0 से स्टार्ट होगा और n से 1 कम पर जाकर के खत्म हो जाएगा। तो जो पहला कोश है, गौर से सुनते जाए चीजों को। जैसे मैं 4 कोशों की बात करूं, K, L, M, N। L की 4 वैल्यूज हैं, दिमाग में रखें। उपकोष का अर्थ होता है सब शेल, आप जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ी यूनिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी? ऊर्जा स्तर की, एनर्जी लेवल की। पहला शेल है K, इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, अभी पढ़ा है आपने। दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2, तीसरे के लिए 3 और चौथे के लिए 4। जब हमें यह पता चल गया कि जैसे 4 कोश हैं शुरुआत के, उनके लिए n की वैल्यू इतनी इतनी है, तो अब हमें दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि अगर n की वैल्यू इतनी है तो L की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n से 1 कम पर खत्म हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं बड़े सरल से टॉपिक पर। ध्यान रखें, L कभी भी n के बराबर नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा। L जो होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमेशा n से छोटा रहेगा। तो इसमें L की वैल्यू क्या रहेगी? 0, n से 1 कम तक। दूसरे कोश के लिए ध्यान से सुने, इस चीज को समझें आप। दूसरे कोश के लिए n का मान 2 है, तो L के मान 0 से n-1 तक रहेंगे। L के मान कहां से कहां रहते हैं? 0 से n-1 तक। तो L जब 0 से n-1 तक रहता है, उस स्थिति में इसके लिए L के मान क्या होंगे? 0 and 1। 0 से n से 1 कम तक। इसके लिए क्या होंगे बताओ? 0, 1, 2। इसके लिए क्या होंगे? 0, 1, 2, 3। मैंने शुरुआत के जो 4 कोश हैं आपके K, L, M, N, इन चारों कोशों के लिए आपको ये वैल्यू बता दी कि जो K, L, M, N कोश हैं, इनके लिए कि इनमें कौन कौन से उपकोश उपस्थित हो सकते हैं। और उसका पता कैसे चला हमें पता है कि जो L की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। पहला कोश K, इसके लिए n का मान 1 है, तो L का मान अंडरस्टूड है 0 रहेगा। इसके लिए n 2 है, अगर n 2 है तो L के संभव मान 0 से और n-1 तक, यानी कि 0 और 1 रहेंगे। इसके लिए 0, 1, 2 और इसके लिए 0, 1, 2, 3। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि L का मान 0 S के लिए होता है, 1 P के लिए होता है, 2 D के लिए होता है और 3 F के लिए होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि K कोश में केवल S मिलेगा, पहले कोश में केवल S मिलेगा।
1s आ सकता है, केवल 1p 1d 1f नहीं होते। दूसरे कोष में s और p मिल सकते हैं। l का मान 0 का मतलब s हुआ, l का मान 1 का मतलब p हुआ। दूसरे कोष में s और p होते हैं, दूसरे में आपका d और f नहीं होगा। तीसरे की बात करें तो बताइए कौन कौन से होंगे। तीसरे कोष में होंगे s p और d, और चौथे में आपके चारों मिलेंगे s p d और f, 0 1 2 एंड 3। किसी कोष में कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं ये l के द्वारा पता चलता है, और जो l के मान हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 s के लिए, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। और किसी कोष में l के संभव मान 0 से n-1 तक रहते हैं, तो उस हिसाब से पहले कोष में केवल s मिलेगा, दूसरे में s और p, तीसरे में spd, चौथे में spdf, चारों मिलेंगे। ये जानकारी आपके हुई किसके बारे में? दूसरा क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मित्रों यहां एक समस्या है। समस्या क्या रहती है कि हमसे पूछा गया कि कहा गया है हमसे कि n का मान 2 है, तो हमें यह पता चल गया कि वो कोष दूसरा है, और l का मान 1 है। l के मान 1 से पता चल गया कि उपकोष p है, तो हमें पता चल गया कि भाई वो 2p के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर हमें केवल ये दिया जाए कि l इक्वल्स टू 2, तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि d उपकोष है। l का मान 2 किसके लिए होता है? d के लिए। लेकिन कोष कौन सा है उसकी जानकारी नहीं होगी। तो d उपकोष तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सभी कोषों में मिलता है। अगर n का मान नहीं पता तो d के मान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ सूचना ये नहीं दे पाएगा। सिर्फ ये पता चलेगा कि ये d उपकोष से है, कोष कौन सा है वो पता नहीं चलेगा। तो पहले n पता होना चाहिए, उसके बाद l की जानकारी होगी आपको। हमें इस दूसरी क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या के बारे में यह जानकारी हुई दोस्तों कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से n-1 तक होती हैं। 0 1 2 3 ये 4 हमारे काम की हैं। इसको l से प्रदर्शित करते हैं। l का मान 0 s के लिए होता है, 1 p के लिए होता है, 2 d के लिए होता है और 3 f के लिए होता है। l की जो वैल्यूज हैं वो ना तो n के बराबर हो सकती हैं और ना ही n से अधिक हो सकती हैं। l हमेशा n से छोटा रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या की, जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दोस्तों सबसे कंफ्यूजिंग क्वांटम नंबर यह है, तो इसके बारे में आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये कक्षक को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? कक्षक को, जो उपकोषों के अंदर पाए जाते हैं, सबशेल्स के अंदर मिलते हैं ऑर्बिटल्स। तो ये कक्षक या ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटम संख्या है। ये क्वांटम संख्या आपको ये सूचना देती है कि हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में, सपोज तीसरे में है, n की वैल्यू 3 दे रखी थी, हमें पता चल गया कि तीसरे एनर्जी लेवल में है। अब जो तीसरा एनर्जी लेवल है उसमें s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। तो हमें l की वैल्यू दे रखी थी कि भाई 1 है, तो यह पता चल गया कि तीसरे के p उपकोष में है। n की वैल्यू 3 से पता चला तीसरा कोष है, l की वैल्यू 1 से पता चला कि p उपकोष है। अब उस p उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं 3, px, py और pz। तो हम यहां तक तो पहुंच गए कि तीसरा कोष है और p उपकोष है, लेकिन उस p उपकोष के अंदर जो 3 कक्षक होते हैं, उन 3 कक्षकों में ये इलेक्ट्रॉन किस कक्षक से ताल्लुक रखता है, इसकी जानकारी हमें किससे होगी? m से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो इसकी वैल्यू, m की जो वैल्यू है वो यूजफुल कब है? जब हमें n पता हो और l पता हो। n से ये पता चल गया कि सबसे बाहर का वो पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो कोष कौन सा है। l से ये पता चल गया कि उस कोष के अंदर का उपकोष कौन सा है। ये हमें ये जानकारी देगा कि उपकोष के अंदर s में एक कक्षक होता है,
पी में जो होते हैं वो कितने होते हैं 3, डी में 5 और एफ में 7। तो उन कक्षकों में से किस कक्षक की बात की जा रही है, इसके बारे में जानकारी हमें देता है एम। कैसे? देखिए, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन, उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 2l+1। उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2l+1। यहां पर l क्या चीज है? यहां l है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो l के 4 मान हमने अभी भी पढ़े, 0, 1, 2 और 3। 0 का मतलब s, p, d और f। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा कि s में कक्षक कितने होंगे? 2 × 0+1 यानी कि 1। p में कितने होंगे? मैं l का मान रखता जा रहा हूं, 2 × 1+1, 2 और 1 3। d में कक्षक कितने होंगे? 2 × 2 4। अरे यार, 2 × 2 4+1 यानी कि कितने? 5। और f में होंगे 2 × 3 यानी 6+1 यानी कि 7। यहां पर ये 0, 1, 2 और 3 ये क्या चीज है? ये l की वैल्यूज हैं। तो उपकोष में कक्षक कितने होंगे वो किससे पता किया जाता है? 2l+1 से। और उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके लिए सूत्र है 2 × 2l+1। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, 2l+1 तो आपने निकाल ही रखा है। इसमें 2 का गुणा कर दो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो दिगंशी क्वांटम संख्या है उससे हमें 2 चीजों की सूचना मिल गई। किसी उपकोष में कक्षक कितने हैं वो इतने निकलेंगे। 2 × l+1 उसके लिए सूत्र क्या है? 2l+1। और उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसका सूत्र है 2 × 2l+1। तो s उपकोष में 1 कक्षक और 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 कक्षक और 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 कक्षक और 10 इलेक्ट्रॉन, f में 7 कक्षक और 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमें यहां तक जानकारी ये हो गई कि किसी उपकोष के अंदर कुल कक्षक कितने हो सकते हैं और कुल इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित उसमें हो सकते हैं। अभी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताएगी कि भाई s है, उस s में तो कक्षक है ही एक, तो उसी में इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन p में 3 कक्षक है, उन 3 में से इलेक्ट्रॉन कहां है वो m बताएगा। d में 5 है, उनमें से इलेक्ट्रॉन कहां है वो आपका m बताएगा। आपके f में 7 कक्षक है, उनमें से किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये जानकारी होगी m से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो 2 सूत्र और आप नजर में रखेंगे। l जो है दिगंशी क्वांटम संख्या, ये किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2l+1 से और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l+1 से ज्ञात कर सकते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, उस चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए हमें यह पता चला कि कक्षक की जानकारी देती है, कोश की जानकारी n से हो गई, शेल की, सब शेल यानी उपकोष की जानकारी l से हो गई, उस उपकोष का कक्षक कौन सा है यह जानकारी हमें m से होगी। कक्षक की खोज किसने की है भैया? इरविन श्रोडिंगर ने। इरविन श्रोडिंगर वो वैज्ञानिक है जिसने किसकी खोज की? कक्षक की खोज की। m के जो संभव मान होते हैं वो -l से +l तक होते हैं, इंक्लूडिंग 0। हम ये जो आपके 4 उपकोष हैं sp-df, अब हमें सबसे पहले यह लिखना है कि इनके लिए l की वैल्यूज कितनी है। इसके लिए l का मान 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है और इसके लिए 3।
तो sp d ऑफ df जो उपकोष है उनके लिए l के मान 0, 1, 2 और 3 है। m के मान क्या होंगे ये ध्यान में रखें, m के मान ऊपर लिख रहा है -l से +l तक होते हैं। s के लिए l 0 है, m का मान केवल 0 आएगा भाई, -0 से +0 और 0 0 आएगा। p के लिए l 1 है तो m की वैल्यू क्या होंगी -1, 0 और +1। -1, 0 और +1 कितनी वैल्यूज आ रही हैं 3 वैल्यूज, इसलिए p के 3 अभिविन्यास होते हैं, 3 अरेंजमेंट होते हैं, px, py और pz। d के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 2, तो -2, -1, 0, +1 और +2। मैं -l से स्टार्ट करके +l तक पहुंच रहा हूं। कितनी वैल्यूज आ रही हैं 5, इसके लिए 3 और इसके लिए 1। इसी तरह से इसके लिए बात करें तो -3 से लेकर के और आपके बात पहुंचेगी कहां तक +3 तक, टोटल 7 वैल्यूज आ रही है। किसी सबशेल के लिए, किसी उपकोष के लिए जितनी n की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उसके लिए उतने ही अभिविन्यास, उतने ही अरेंजमेंट मिलते हैं, उतने ही प्रकार के कक्षक मिलते हैं। उसमें s केवल 1 कक्षक मिलता है, p में 3 कक्षक मिलते हैं, d में 5 मिलते हैं और f में 7 मिलते हैं। अच्छा f जो है उसकी तो स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन जो पढ़ते हैं मुख्यतः वो कहां तक पढ़ते हैं d तक पढ़ते हैं। f कक्षकों के नाम सुन लें आप, केवल 7 कक्षक होते हैं f के। इनकी त्रिडंबलाकार जटिल संरचना होती है, ट्रिपल डंबल शेप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। इस तरह से 7 अरेंजमेंट है, नहीं पढ़े जाते, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन डी तक की बात करेंगे क्यों। देखो जो पी में कक्षक है वो 3 है, पी में कक्षक 3 है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ध्यान रखना है आपको कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड में से m का मान, अब 3 मान है ना, +-1 और 0, तो m का मान 0 हमेशा पी जेड के लिए होता है। कई बार हम भूलवश क्या करते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, -1, 0, +1, ये नहीं करना है। m की वैल्यू जो 0 होती है वो फिक्स केवल किसकी है, पी जेड की। इसकी +-1 कुछ भी हो सकती है, इसकी +-1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो है वो फिक्स है क्या, 0, किसकी, पी जेड की। तो यहां पर जो 0 है पी में वो किसके लिए है, पी जेड के लिए। और डी में आपके 5 कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, पी के 3 कॉन्फ़िगरेशन है, उनके नाम क्या है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में 5 मिलते हैं, डी एक्स वाई, पहले वाला जो है उसका नाम है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पांचवा डी जेड स्क्वायर। यहां भी हमसे कई बार गलती हो जाती है कि -2, -1, 0, +1, +2, नो, डी जेड स्क्वायर का 0 है। तो P में फिक्स पी जेड का है 0 और D में फिक्स डी जेड स्क्वायर का है 0। एक सूचना हमें मिली कि किसी उपकोष के लिए N, L और M इनकी वैल्यू जो है वो 3, 2 और 0 है। तो इस सूचना से हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। कैसे, N3 है, इसका मतलब थर्ड शेल है, L2 है और L2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है, D उसका सब शेल है, उपकोष है। और M0 है, इसका मतलब वो कौन सा कक्षक है, डी जेड स्क्वायर है। हम कहां तक पहुंच गए दोस्तों, हमने ये पता लगा लिया कि पूरे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जो एनर्जी लेवल्स है उनमें से किस एनर्जी लेवल का है, तीसरे का। हमने पता लगा लिया कि तीसरे शेल के अंदर जो S, P और D मिलते हैं उनमें से किस उपकोष का है, D का। D उपकोष में जो 5 कक्षक है उनमें से कौन से कक्षक का है, डी जेड स्क्वायर का है। तो ये जो तीसरा क्वांटम नंबर है M, ये हमें कक्षक के बारे में सूचना दे देगा कि भाई कक्षक कौन सा है। तो ये बात हुई चुंबकीय क्वांटम संख्या की। अच्छा, कक्षक की खोज श्रोडिंगर ने की है, लेकिन चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज जो है ये की है लिंडे ने। ध्यान रखें, बोर ने
उपकोष के बारे में बताया था और मुख्य क्वांटम संख्या की खोज की थी। समरफील्ड ने उपकोष के बारे में बताया और दिगंसी क्वांटम संख्या की खोज की, लेकिन कक्षक के बारे में बताया श्रोडिंगर ने है और चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज किसने की है? लिंडे ने की है। चुंबकीय क्वांटम संख्या दोबारा सुन लीजिए। ये जानकारी हमें देती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक से संबंधित है। जो m है, इस m की वैल्यू n से छोटी रहेगी। ध्यान रखें, m की वैल्यू n से छोटी रहेगी, l भी n से छोटा रहेगा। m और l बराबर हो सकते हैं। ये जो n है ना, ये n हमेशा बड़ा होता है किससे? इससे सबसे बड़ा है। इसके बराबर कोई नहीं हो सकता। n जो है वो n सबसे बड़ा रहेगा, ये निश्चित है। l और m ये बराबर हो सकते हैं, या l जो है ये m से बड़ा हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें इसको। n हमेशा l से बड़ा होगा, m से भी बड़ा होगा, लेकिन l और m ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो l बड़ा होगा, m छोटा होगा। m l से बड़ा नहीं हो सकता। यह आपके कक्षक के बारे में जानकारी देता है। किसी उपकोष में जो अलग अलग कक्षक मिलते हैं, उन कक्षकों की स्थिति क्या है वो बताता है। और कक्षक की खोज श्रोडिंगर ने की थी, इस चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज लिंडे ने की थी। संभव मान जो है वो -l से +l तक होते हैं, 0 को इंक्लूड करते हुए। तो sp-df चारों उपकोषों के लिए मैंने पॉसिबल वैल्यूज आपको बताई। और यहां याद रखने वाली बात यह है कि जैसे n, l, m इनकी क्वांटम संख्याओं के मान हमें दे रखे हैं 4, 0, 0, तो 4s से संबंधित है। लेकिन 4, 1, 0 दे रखे हैं तो चौथा कोष p उपकोष, ये चौथा कोष है, n से पता चला। p उपकोष है, l से पता चला 4p, और p में कक्षक कौन सा है? 0 से पता चला z। तो n से हम कोष का पता लगा लेंगे, l से उपकोष का पता लगा लेंगे, और m से यह पता चल जाएगा कि उस उपकोष के जो अलग अलग कक्षक हैं उनमें से किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 3 क्वांटम संख्याएं हमारी हो चुकी हैं। हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तक इतना पहुंच चुके हैं कि भाई हम ये जानकारी जुटा सकें कि इलेक्ट्रॉन किस कोष से, किस उपकोष से और उपकोष के किस कक्षक से संबंधित है। इसके बाद आती है चौथी क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉर्ज उहलेनबेक। जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गॉडस्मिथ। तो जो 2 व्यक्ति जिन्होंने इस चक्रण क्वांटम संख्या s की खोज की थी, स्पिन क्वांटम नंबर s की, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपके जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गॉडस्मिथ। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों? s से। इस s की 2 वैल्यूज हो सकती है, ध्यान रखें, s कभी भी 0 नहीं होता है। s इज नेवर 0। s की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, क्या? +½ या फिर -½ आप जानते हैं कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसके लिए s का मान +½ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसके लिए s का मान -½ होता है। कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, उन 2 इलेक्ट्रॉनों में से जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसके लिए s +½ होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसके लिए -½ होगा। सामान्यतः हम ऐसा ले लेते हैं कि जो पहला है वो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं 4 क्वांटम संख्याओं के युग्म की बात करूं, 4, 1, 0 एंड +½ तो मुझे ये पूछना है आपसे कि
ये किस कोश, किस उपकोश, किस कक्षक का कौन सा इलेक्ट्रॉन है। पहली जानकारी चौथा कोश है। दूसरी जानकारी L=0 S के लिए और 1 P के लिए P उपकोश है। 0 किसके लिए, Px Py Pz के लिए, Pz उपकोश है और उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5dz² के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, 5dz² के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं बताइए, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5, पांचवा कोश है। l का मान हो जाएगा 2, d उपकोश है। m का मान हो जाएगा 0, dz² है और s का मान होगा -12 क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, दूसरा है। इस प्रकार से जो 4 क्वांटम संख्या है, अब सुनिए, इसने हमें कोश का पता बताया, चौथा कोश है। इसने हमें उस कोश के अंदर एसपीडीएफ में से उपकोश कौन सा है वो हमें इसने जानकारी दी, दिगंसी क्वांटम संख्या ने। उसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। उनमें से कक्षक pz है, ये इसने बताया। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उन 2 में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो चुंबक की, वो आपकी चक्रण क्वांटम संख्या ने जानकारी दी। अब इस चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय दिगंतशील क्वांटम संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं। आप स्वयं भी साथ हल करने का प्रयास करें या कोशिश करें। अच्छा सुने, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा वेग वगैरह इन सब की जानकारी भी देती है। कैसे, त्रिज्या का सूत्र आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 में या 3 में हमने पढ़ा है। रेडियस निकालते हैं बोर ऑर्बिट की, कैसे निकालते हैं, n² h², वहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। एनर्जी निकालने के लिए भी n² आया था, वेलोसिटी निकालने के लिए भी n आया था, तो वहां पर जो n थी वो क्या थी, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रश्न पूछा जाए कि बोरोन, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, उसकी 4 क्वांटम संख्याएं लिखिए। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं, प्रयास करें। आपने फाइंड कर लिया होगा सबने 1 मिनट में। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं, 1s2 2s2 2p1। अब मैं हर एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या लिख सकता हूं, इसके लिए बताइए। पहला कोश है n का मान 1, s उपकोश है 0, m 0 होगा और इसके लिए +12। इसके लिए 1 0 0 सेम होंगे, -12। दूसरा कोश है n का मान 2, s उपकोश है L0 है तो m 0 +12। इसके लिए सब सेम, ये -12। ये दूसरा कोश है n2, p उपकोश है, l का मान कितना हो गया, 1। जो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है वो pz में जाता है, पहला इलेक्ट्रॉन फिल कहां करना है, pz में, तो m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू होगी +12। इस तरह से आपको क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज लिखनी है। आपसे पूछा जाए कि भाई चौथे कोश में, 4th शेल में, आपको यह बताना है कि कितने ऑर्बिटल होंगे और यह बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कैलकुलेट करें। 4th शेल है, 4th शेल है तो n की वैल्यू 4 है। ऑर्बिटल कैसे निकलते हैं, n² से, और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, 2n² से। तो इसमें ऑर्बिटल या कक्षक कितने होंगे, 4² यानी 16, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 4² यानी कि 32। तो कोई कोश देकर के उसमें उपस्थित ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। या आपसे पूछा जाए, देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन बनता है,
ये आपसे पूछा जाए कि जो ऑर्बिटल दे रहा हूं मैं आपको 1s 3s 4p 2d 3f 5f 2p कि इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल हैं और कौन से नहीं है। 1s इसके लिए n और l लिखो 1 और 0 3 0 n और l की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 4 1 2 2 3 3 5 3 2 और 1। ये मैंने पहले n की वैल्यू लिखी है और उसके बाद किसकी वैल्यू लिखी है, उसके बाद आपके सामने l की वैल्यू लिखी है। और हम जानते हैं n हमेशा l से बड़ा होता है और m जो है वो l से छोटा या बराबर हो सकता है। ये पेयर पॉसिबल है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बराबर नहीं हो सकते n और l, तो ये आपका गलत है। n और l बराबर नहीं हो सकते तो ये भी क्या है, गलत है। n से l छोटा है, ओके, n से l छोटा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर ये पूछा जाए कि क्वांटम नंबर्स का कौन सा पेयर आपके पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्वांटम नंबर्स के कुछ पेयर्स दिए जाएं आपको और इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। n से छोटा l, ओके, l और m बराबर है मैग्नीट्यूड में, ओके, ये 0 है, s कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये पहला पेयर जो है वो गलत है। दूसरे पे चलें, n से छोटा l, ओके, l से छोटा m, ओके, ये माइनस ऑफ, ओके, यानी ये पेयर ठीक है। n से छोटा l, l और m, छोटा है m, और ये प्लस हाफ, एवरीथिंग इज ओके। n से छोटा है l, ओके, l से बड़ा m मैग्नीट्यूड में, मीन्स ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन को छोड़ दे तो l से बड़ा है m, और l जो है वो m से बड़ा होगा, हमेशा बराबर होगा, कभी भी m बड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। इसका मतलब ये पेयर भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह के इन क्वांटम नंबर से संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बात हुई हमारे किसकी, क्वांटम नंबर्स की। इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज उनको कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।